नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पॉलिटी के लेक्चर सीरीज रिवाइज कर रहे थे और आज हम दूसरा लेक्चर पॉलिटिकल पार्टी के टॉपिक पर कंडक्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ अन्य टॉपिक्स को भी देखेंगे जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके साथ साथ जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, क्योंकि इस पर भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछते रही है, इसलिए इन सब को भी हम डिस्कस कर लेंगे। आपको बता दें कि हम लोग हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि इन टॉपिक्स के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको ये कन्फ्यूजन, ये डाउट बिल्कुल ना रहे कि क्या पढ़ना है, कितना रिवाइज करके जाना है। ये सब आपकी समस्या का समाधान कर देगा। बस आपको बने रहना है हमारे साथ और लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। कहीं पर भी डाउट आए, वैसे कोशिश रहेगी कि ना आने दिया जाए, लेकिन फिर भी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हमने क्यों चुना? क्योंकि अभी रिसेंट में जनरल इलेक्शंस हुए और बहुत सारे राज्यों के इलेक्शंस भी हो रहे हैं और हो चुके हैं। इसलिए डायनेमिक पॉलिटी के अंतर्गत हो सकता है बीपीएससी इस बार कुछ चेंज करके क्वेश्चन पूछ ले। इसीलिए आपको ये टॉपिक कवर करके जाना है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल का इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। कुछ को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता है, कुछ पार्टीज को, और कुछ पार्टीज को स्टेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। तो ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन एक क्राइटेरिया रखती है और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर स्टेट पार्टी के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको वो रिकॉग्निशन मिल जाती है और फिर आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलती है। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेशनल पार्टीज है तो कुछ ज़्यादा मिलती है, स्टेट पार्टीज है तो कुछ कम, और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो उससे भी कम। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रही होगी। अब चलते हैं कि जो पार्टी सिस्टम है हमारे देश में, अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक तो ये होता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक ही पार्टी जो है वो सत्ते में आती है, उसी के लीडर्स चुन के आते हैं। हो सकता है नए लीडर्स जो भी आए वो भी उसी पार्टी से होंगे। जैसे चाइना में जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे इतना लंबा टेन्योर भी है, क्योंकि कोई कंपिटिटर पार्टी जो वहां पर नहीं है। तो वन पार्टी सिस्टम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई अन्य एग्जाम्पल्स जानते हैं किसी देश के बारे में जहां पर वन पार्टी सिस्टम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जो हमारे अन्य सदस्य होंगे वो भी इससे बेनिफिट पाएंगे। उसके बाद है आपका टू पार्टी सिस्टम। आप समझिए कि अमेरिका, जिसका डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दुनिया भर में दिया जाता है, वहां पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, दो ही पार्टी है। वो दो पार्टी में एक तो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, एक कंजर्वेटिव है। तो बेसिकली दो पार्टी मतलब उसके अलावा और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेंगी नेशनल लेवल पर, और उन्हीं दो पार्टी के जो लीडर्स होंगे वो कंटेंड करेंगे, फाइट करेंगे इलेक्शन के लिए। अभी आप देखते हैं कि एक तरफ ट्रम्प की पार्टी, मतलब जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग करते हैं, और दूसरा जिस पार्टी से कमला हैरिस बिलोंग करती है, जो बाइडेन बिलोंग करते हैं। तो वो हो गया आपका टू पार्टी सिस्टम। उसके बाद है आपका मल्टी पार्टी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मल्टी पार्टी में क्या होता है कि दो से दो से ज्यादा पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। और इसका जीता जागता और बेहतर उदाहरण है इंडिया। इंडिया में आपके नेशनल पार्टीज बहुत सारे हैं, स्टेट पार्टीज बहुत सारे हैं, और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की तो पूछिए मत, वो भी बहुत ज्यादा संख्या में है।
तो मल्टी पार्टीज का एग्जाम्पल इंडिया है। अब थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द नेशनल पार्टीज। तो 6 नेशनल पार्टीज फिलहाल रिकॉग्नाइज्ड हैं जो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। एक तो है आपका आम आदमी पार्टी, ये सबसे रिसेंट में कंस्टिट्यूट की गई पार्टी है और सबसे जल्दी इसको नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल गया। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई-एम एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। यहाँ पर हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब के फॉर्मेशन ईयर को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हमें बताएंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का निर्माण कब हुआ, किसने किया, बहुजन समाज पार्टी का कब हुआ, किसने किया, आम आदमी पार्टी का कब और किसने, और फिर आईएनसी के बारे में तो आपको पता होगा। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में भी साथ के साथ आप हमें बता देंगे। स्टेट पार्टीज की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में स्टेट पार्टीज हैं, क्योंकि विभिन्न राज्यों में जो रीजनल एस्पिरेशन से लोगों की, वो कहीं ना कहीं स्टेट पार्टी उसको आकर्षित कर लेती है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में स्टेट पार्टीज ही गवर्नमेंट चलाती है। हालांकि सिचुएशंस बराबर में तो नहीं है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे नेशनल पार्टीज भी स्टेट के गवर्नमेंट को रन करती है। जैसे यूपी की ही बात कर ले तो वहां पर भी बीजेपी है, ठीक है। तो ये बात आप सुनिश्चित करेंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टीज के रिकॉग्निशन के लिए और स्टेट पार्टीज के रिकॉग्निशन के लिए। तो थोड़ा सा हम अच्छे अच्छे से बात करते हैं, धीरे धीरे से बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा के इलेक्शन या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में 6% या उससे ज्यादा वैलिड वोट्स हासिल करती है इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, प्लस कम से कम 4 सीट लोकसभा में जीतती है फ्रॉम 1 स्टेट और मोर देन 1 स्टेट, तो वो आपका क्राइटेरिया में आ जाता है, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए और फिर लोकसभा के इलेक्शन हुए, लेट्स से चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव का हो या लोकसभा का हो। तो मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है, अब वो पार्टी ने 4 या फिर 4 से ज्यादा स्टेट में कॉन्टेस्ट किया और कुल मिलाकर उस पार्टी ने 6% वैलिड वोट हासिल किया, प्लस 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम 1 और मोर स्टेट, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद लोकसभा में वैलिड वोट्स 6% का हासिल अगर कर लेता है इन स्टेट्स 4 और मोर, तब भी आपका वो रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट, दूसरा जो कंडीशन है, मतलब या तो ये फुलफिल कर ले या फिर ये कर ले या फिर तीसरा कर ले। देखिए, जो दूसरा एलिजिबिलिटी है वो है कि 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट, यानी कि 3 राज्यों में, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर से 2% या उससे ज्यादा सीट्स लोकसभा के आप हासिल कर ले। उसके बाद देखिए, जो तीसरा है वो कहता है कि 4 स्टेट में अगर आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तब भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो या तो पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया जाए या फिर दूसरा या फिर तीसरा, तीनों केस में नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, जो दूसरा है स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन का, ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आप समझेंगे, क्योंकि जो बीपीएससी है वो स्टेट लेवल
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एग्जाम लेते हैं तो हो सकता है आपको स्टेट लेवल के पार्टीज के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्टेट पार्टीज के रिकॉग्निशन के लिए लगभग 5 कंडीशन से एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, उन्होंने अगर उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, या फिर जो आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उस पार्टीज ने भी पार्टिसिपेट किया और उस स्टेट से 6% या उससे ज्यादा का वैलिड वोट्स लेकर आते हैं, प्लस 2 सीट्स वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतते हैं उस स्टेट से जिस स्टेट में वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो फिर उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर 3% ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, या 3 सीट्स, जो भी आपका ज्यादा होगा, 3% सीट्स या फिर 3 सीट्स उस पार्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में अगर जीता जाता है तो फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन मिलेगा। या फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर लोकसभा के इलेक्शन में और उस लोकसभा के इलेक्शन में जो राज्य है, जिस राज्य से वो पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो उस राज्य में टोटल वोट्स डाले गए लोकसभा के चुनाव के लिए, अगर 8% या उससे ज्यादा का वैलिड वोट लाया जाता है उस पार्टी के द्वारा, तो भी स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ओके। या फिर आप देख सकते हैं कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें मान के चलिए 100% वोटिंग हुई, तो अगर 8% वोट वो पार्टी ले आता है तो भी रिकॉग्निशन मिल जाएगी। फिर आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन है, इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, प्लस 1 सीट लोकसभा से वो जीत जाए फ्रॉम दैट स्टेट, जिस स्टेट में वो स्टेट पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहती है। या फिर एक और कंडीशन है कि उस राज्य में जो भी लोकसभा सीट्स हैं, ठीक है, अगर 25:1 के रेस्पेक्ट में वो सीट जीतती है तो भी वो स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि लोकसभा सीट किसी राज्य में 50 है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25:1 का रेशियो बनना चाहिए, तो 50 है तो यानी कि 2 लोकसभा सीट अगर जीतती है 50 पर, तो भी स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, 1-2 बार आप सुनेंगे अच्छे से तो डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दोबारा सुनिए, स्लो करके सुनिए, उसके बाद चीजें आप समझ जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। देखिए जो यूनियन लेवल है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो निर्णय लेती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, कुछ नए प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना हो, ठीक है, तो उसको मदद कौन करता है? उसको मदद करने वाला होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कैबिनेट मीटिंग्स होती है, ठीक है, तो कैबिनेट मीटिंग्स में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग्स में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके पीछे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्रशासनिक सपोर्ट जो दिया जाता है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से दिया जाता है। ओके। और जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होते हैं उसको हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सबसे मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिशियल्स में से एक होते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को डिपार्टमेंट का भी स्टेटस मिला हुआ है। और अगर हम बात करें कैबिनेट को कौन हेड करता है तो प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा ना, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री हेड कर रहे हैं, बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा।
तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब आप देखिए जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ये 1947 में आता है, जब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटेरिएट को रिप्लेस कर दिया जाता है इस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से। ओके, फंक्शंस आप देख लीजिए। एजेंडा फॉर द मीटिंग, तो कैबिनेट मीटिंग जब होती है, जनरली मंगलवार को होती है शायद, तो जो एजेंडा है मीटिंग्स का कि भाई मीटिंग होंगी तो किस मुद्दे पर चर्चा होगा, क्या पास होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो उसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। और साथ के साथ ये भी सुनिश्चित करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर्स हो, उनको विभिन्न एक्टिविटी जो गवर्नमेंट की है उसके बारे में जानकारी मुहैया कराती जाए रेगुलर बेसिस पर। उसके बाद कैबिनेट कमिटीज को भी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस दिया जाता है। ओके, और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की बात हम कर लेते हैं। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ये एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड जो आपका आईएएस सबको जो ट्रांसफर सब करते हैं वो सब आपका सिविल सर्विसेज बोर्ड भी कहीं ना कहीं देख रेख करते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरी का पद है 11th रैंक आता है ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जैसे आपका प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 1 पर आता है, उसी प्रकार से 11th रैंक पर जाएंगे तो आपको इन कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक दिख जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं दे आर अंडर डायरेक्ट चार्ज ऑफ द पीएम एंड फिक्स्ड टेन्योर के लिए 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ऑफिस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के टॉपिक पर, क्योंकि इस पर बीपीएससी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्या पता आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो हम इसे देखने वाले हैं। ओके, तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है नाम से पता चल रहा है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर जो लोग रहते हैं उनके विकास के लिए प्रोग्राम लाया गया था। 1952 में ये प्रोग्राम लाया गया था। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान रखेंगे। जो रूरल पुअर हैं, जो गांव में गरीब लोग हैं, है ना, जिनकी लाइवलीहुड भी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार करना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है रूरल एरियाज का। और आप थोड़ा सा सोचेंगे कि रूरल एरियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर रोजगार जैसी व्यवस्थाएं लाई जाती है या फिर दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट किए जाते हैं, तो फिर उससे गरीबों का भी लिविंग स्टैंडर्ड सुधार होगा। उसके बाद इट कीप्स द सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द रूरल पीपल कि भाई हम सब एक हैं, हम सब एज ए कम्युनिटी है, तो हम सब एक साथ मिलकर रहें और मिलकर ग्रोथ करें, ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि भाई हम नीचे जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब है, वंचित है, जिनको गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, तो एक्चुअली उनको डायरेक्टली सशक्त किया जाए, एम्पावर किया जाए, स्किल दिया जाए, तो ये सब बॉटम अप अप्रोच होता है। एक होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, इसका मतलब ये हुआ कि भाई बड़े बड़े अथॉरिटी आएंगे, उसके बाद वो अपना पॉलिसी बनाएंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, तो ये सक्सेस नहीं होते हैं, खासकर जो आपके गांव के इलाके होते हैं, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में हर जगह के लिए प्लान्स दूसरे हो सकते हैं। अब हमने सेंट्रल लेवल पर एक प्लान बना दिया कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक हॉस्पिटल हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत है। हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हों जहाँ पर हॉस्पिटल काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर पानी की दिक्कत है, तो वहाँ पर पानी की सुविधा दे दें।
हो सकता है वहाँ पर बेरोजगारी की दिक्कत है, तो वहाँ पर नौकरी के लिए कुछ इनिशिएटिव ले ले। तो ये सेंट्रल लेवल प्लानिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती है चीजें। इसलिए बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि भाई हम एड्रेस करते हैं, समस्याएं देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज, और जिस प्रकार की समस्या होगी उस प्रकार का समाधान होगा। इसलिए तो आप देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कंसेप्ट आता है। उसके बाद जो आपके इलेक्शन किए जाते हैं पंचायती राज में, वो सब क्या दिखाता है, आपका बॉटम अप अप्रोच है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी वाला जो कंसेप्ट था ट्रिकी था, लेकिन एक दो बार सुनने के बाद आपको ये भी समस्या नहीं रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, और हमें सपोर्ट करें और लाइक करें। और किसी भी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ सेशन। थैंक यू वेरी मच।